स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्लाईव्हील सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में, खासतौर पे सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में। फ्लाईव्हील एक मास है जो आप आगे ऐड कर सकते हो। तो आइए समझते हैं इसे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बहुत रिन्यूएबल डाल रहे हैं, चाहे वो विंड हो चाहे वो सोलर हो, हम लोग दबा के डाल रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट्स चीपर। मतलब कि मेरे घर में सोलर क्यों लगाया गया? क्योंकि इट्स चीपर। घर में इतना लाइन भागता है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था और जनरेटर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सेम बात वही हो रहा है, हर देश के लेवल पे यही बात हो रहा है कि कोल जितना महंगा होते चला जा रहा है, रिवर्स जितना जल्दी ड्राई होते जा रहा है, घूम फिर के हिसाब आ रहा है भैया रिन्यूएबल्स में जाओ, क्योंकि वो एक्चुअली सस्ता होते जा रहा है, पर मेगावाट उसका दाम घटते जा रहा है। तो और रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो हर कोई कर रहा है क्योंकि ये सस्ता है। ठीक है, गाड़ी खुल गई। अब रहा बात, क्या इसमें पावर है देश को चलाने का? आराम से है, बम बम है, कोई लोड ही नहीं लेना। पावर का कोई टेंशन नहीं है, अबंडेंस का भी टेंशन नहीं है। वो आपको बस खूब सारा लगाना है, खूब सारा फैलाना है डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स में, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाता है जो ये पूरा सिस्टम फेल कर देता है या नाजुक बना देता है, डिपेंडिंग आप कैसे समझना चाहते हैं। इसमें इनर्शिया नहीं होता है। यानी कि जब इंसानियत पहली बार ढंग से नेशनल ग्रिड बनाने लेवल तक चले, तो हम लोग को रैंडमली पता चला कि एसी ग्रिड जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें इनर्शिया लॉक्ड हो जाता है। यानी कि जब आप स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन क्या है? एक मासिव ऑब्जेक्ट है। चाहे वो 100 टन का हो चाहे 500 टन का, वो एक ऑब्जेक्ट है। और जनरेटर का रोटर भी वो घूम रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका कितना पोल का जनरेटर है। लेट्स से कि वो 2 पोल का है, 3000 आरपीएम पे आप उसमें घुमा रहे हैं एकदम बढ़िया से। अब रहा बात कि उससे जो मैग्नेटिक ये वेव्स निकल, मतलब आपका एसी वोल्टेज वेव निकल जो रहा है, वो जा रहा है ट्रांसफार्मर में, अप स्केल कर रहे हैं, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूशन के साइड में डाउन स्केल कर रहे हैं, फिर आप अपना इक्विपमेंट चला रहे हैं। अब मान लीजिए ये नॉर्मल सबस्टेशन का सिस्टम है, हर कोई जानता है। अब किसी ने मेटल फर्नेस चालू कर दिया जो कि इंडक्टिव लोड रहता है, बहुत गंदा स्पाइक मारता है, और एक शॉट में ही वो आराम से 100 मेगावाट का झटका दे सकता है। अब रहा बात कि 100 मेगावाट का झटका आपने दे दिया, तो सब चीज चल कैसे पा रहा है? बात है कि आपने 100 मेगावाट का झटका डाला, तो वो हुआ क्या? वो पहले एनर्जी आएगा आपके ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर क्या करेगा? लो साइड का जो कॉइल है वो हाई साइड से लीच करेगा एनर्जी। ठीक है, हाई साइड से कॉइल कहाँ से लीच करेगा? वो सबस्टेशन में जाएगा, ऐसे ऐसे वो कपल करते करते जाएगा, एंड में जाएगा इसके जनरेटर में, यानी इसका स्टेटर में मैग्नेटिकली वहां से एनर्जी निकालेगा। अब रहा बात की एनर्जी तो उसमें फिक्स है, तो कैसे होगा? ये स्लो होना शुरू होगा। अब लेकिन आपको ये समझ में पता ही होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर आपने कई सौ टन का ऑब्जेक्ट को इनर्शिया दे दिया है, आप कितना भी कोशिश कीजिए वो तुरंत स्लो नहीं हो सकता है। कुछ भी आप कर लीजिए, उसको स्लो होने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लगेगा। उस काफी का क्या मतलब है? उस काफी का ये मतलब है कि उसमें इतना टाइम है कि उतने देर में स्टीम गवर्नर देखेगा कि भैया इसका आरपीएम 3000 होना चाहिए। ठीक है, बल्ले बल्ले महाराज इसका आरपीएम घट रहा है, क्योंकि आपने उतना एनर्जी लीच किए हैं, तो थोड़ा तो स्लो होगा। अब एनर्जी घट रहा है, वो देखे भैया ये 2999 हो रहा है। ठीक है, थोड़ा रेड अलर्ट येलो अलर्ट हो जाएगा। फिर अगर 2800 हो गया, अरे भैया ये थोड़ा ज़्यादा नीचे जा रहा है, वो स्टीम प्रेशर बढ़ाएगा और प्रेशर बढ़ाएगा, और ये फिर से स्टेबलाइज कर जाएगा। और इसका उल्टा भी होगा। आपने पूरा एकदम बढ़िया से क्रिकेट मैच चल रहा था, बहुत लाइट लगता है उसमें, जो हैलोजन्स लगते हैं बहुत ही ज़्यादा बिजली खाता है, कई मेगावाट तक का खा जाता है। अब वो चलिए क्रिकेट था, सब चीज़ हो गया, बंद किया लाइट, एकाएक झटका थम हो गया। इसका उल्टा होगा, मैग्नेटिकली एनर्जी जो लीच कर रहे थे वो रुक गया। अब क्या हुआ? अभी भी ये स्पिन कर, अब ये भागने लग जाएगा। ये 3000 आरपीएम पे था, वो बोलेगा 3100 आरपीएम। अब पगला जाएगा, स्टीम वाल्व बोलेगा सर सर ये थोड़ा ज़्यादा भाग रहा है, यानी लोड हटा दिया गया है, कम करो। ऐसे करके हमारा पूरा नेशनल ग्रिड स्थिर रहता है। और ये एकदम क्लियर कर देना, सारे स्पिनिंग मास एज वन बिहेव करते हैं। यानी कि जितने पावर प्लांट हैं, वो सारे पावर प्लांट जितना चीज घूम रहा है, वो सारा एक एज ए मैसिव इनर्शिया दे रहा है, जिसके चलते आप स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, और सब चीज सही रहेगा। वोल्टेज एकाएक 100 तक नहीं गिर जाएगा और एकाएक 400 तक नहीं भाग जाएगा। वो सारा इनर्शिया के चलते हो रहा है। जहां आप रिन्यूएबल डालते हैं उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई मास है ही नहीं जो स्टेबलाइज करे किसी चीज को। तो ये एक बहुत कमजोर कड़ी बन जाता है। यानी कि अगर ढंग से ना इंप्लीमेंट किया जाए, आपका एक सोलर फार्म में एक जो छोटा सा फॉल्ट होगा, धड़धड़ा के वो कई गीगावाट का सबस्टेशन को ब्लॉक आउट कर देगा, क्योंकि वो है ही नहीं इनर्शिया उसमें कुछ करने के लिए। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या है। तो हम लोग को वही चाहिए, मैसिव स्पिनिंग मास चाहिए। आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली करने का जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन इसका जो रॉ इफिशियंसी है कि सर एक मास है जो घूम रहा है और कुछ है ही नहीं उसमें, और कुछ है ही नहीं, वो एक मास है जो घूम रहा है, काम खत्म।
उसका जो आप इफिशिएंसी ला सकते हैं वो कोई और सिस्टम से नहीं आता। और इसी के भरोसे पूरी दुनिया 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पे चल रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पावर प्लांट वाले, ये जो नेशनल ग्रिड के ऑपरेटर्स होते हैं, वो कैसे जानते हैं कि बिजली कम है कि ज़्यादा है? उनके वहाँ एक बड़ा सा डिस्प्ले रहता है, उसमें हमेशा चलता रहता है 50 हर्ट्ज पे है कि 50, मतलब इंडिया में 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज से ऊपर है कि नीचे है। थोड़ा सा अप डाउन तो ऑब्वियसली चलेगा ही, लेकिन उसी के भरोसे करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया जाए 50 बम बम, थोड़ा सा अप डाउन होगा, आप कभी भी कर लीजिए, नहीं वो एकदम लॉक्ड 50 तो मतलब 50 रहेगा। लेकिन अब आप देखिए कि अगर बहुत ओवरलोड हो रहा है सिचुएशन, वो 49.9 आएगा, वहाँ पे लोग येलो अलर्ट ट्रिगर कर देंगे, सर कुछ हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। फिर वो और नीचे आ गया, मान लीजिए 49.8 से नीचे आ गया, लीगल लिमिट है, यानी कि अब सबस्टेशन ऑपरेटर को माना जाएगा कि आप भैया पावर काटो, क्योंकि खराब बिजली मत दो, पावर काट दो, खराब बिजली मत दो। तो ये हो गया लीगल लिमिट। अब मान लीजिए उससे भी नीचे जा रहा है, आपने काटा लेकिन मतलब जनरेशन में कुछ दिक्कत था या बहुत सारा हैवी लोड एक साथ चल रहा था, धड़धड़ा के वो आएगा 49 से अगर नीचे आ रहा है तो ब्लैकआउट करने लग जाएंगे, धड़धड़ा के सबस्टेशन ऑटोमेटिकली काटना शुरू कर देगा लोड को, लोड शेडिंग जिसे कहते हैं। होपफुली अगर आपके देश ने अच्छे से बुद्धि लगाई है तो हॉस्पिटल सब नहीं कटेगा, हॉस्पिटल एकदम हाई प्रायोरिटी सर्किट पर रखा जाता है, पूरा शहर ब्लैकआउट हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं ब्लैकआउट होगा, अगर ढंग से बनाया गया है। ढंग से नहीं बनाया गया है तो भगवान बचाए। लेकिन जनरली वही रहता है कि 49 के आसपास आ रहे हैं तो एरिया ब्लॉकआउट शुरू होता है, और अगर 48 से नीचे आ गए सारे सबस्टेशन बंद हो जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं टोटल ब्लैकआउट, यानी काम खत्म, दी एंड, ग्रिड बंद हो गया। यहां के बाद अब आपको ग्रिड को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब आप समझिए कि इंडिया का ग्रिड भी कभी कभार बंद होता है, मतलब कि वो नेशनल न्यूज बन जाता है, इंटरनेशनल बात हो जाती है। बंद हम लोग को याद भी नहीं आखिरी बार कब हुआ है, एक सेक्शन बंद भले हुआ है, पूरा नेशनल ग्रिड बंद हो जाएगा अगर वो 47 से नीचे उतर गया तो ये हो गया आपका स्पिनिंग मास बहुत नीचे जा रहा है। और आप मतलब कोशिश करोगे कि जनरेटर डालो, लोड बढ़ाओ, लेकिन जनरेटर का भी तो लिमिट होगा ना। जैसे मान लीजिए 800 मेगावाट का जनरेटर है, आप कभी उसे 800 पे नहीं चलाओगे, 700 पे रखोगे, थोड़ा सा अप डाउन रखेंगे। अब मान लीजिए वो 100 पूरा कर दिया, बढ़ा दिया, उसको 800 कर दिया, वो लोड ले ही नहीं पा रहा सर, अभी भी आपका लोड बढ़ रहा है, तब आपको लोड शेयरिंग करनी पड़ेगी। यही सारे कंट्रोल स्टेशन में लोग काम करते हैं। और उल्टा भी होगा, जैसे आपने खूब लोड चल रहा था, तब आके एसी चल रहा था, टेम्परेचर कम हुआ, धड़धड़ा के आपका लोड हटना शुरू हुआ, धड़धड़ करके आरपीएम भागा, आरपीएम भागे आपका 50.1, यहाँ पे बात है कि सर थोड़ा आप येलो हो जाइए, साधारण हो जाइए, तुरंत लोड ये जनरेशन शेडिंग कीजिए, धड़धड़ा के उसके बाद आप 50.2 पे आइए। अब थोड़ा लोग सतर्क हो जाएंगे, सर यानी अब ये ऐसा जगह जा रहा है कि आपको लोड शेडिंग बाय लॉ करना पड़ेगा। वो आप चले जा रहे लीगल लिमिट पे जा रहे हैं, यानी कि ये गंदा बिजली है, गंदा बिजली मत भेजो किसी में, कम वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज चलेगा, गंदा फ्रीक्वेंसी नहीं भेजना है, तो ये लीगल लिमिट पे जा रहा है। अब फिर वहाँ पे मान लिया 51 से 52 पे आ गया, वो जनरेटर ट्रिप करने लग जाएगा। जनरेटर ट्रिपिंग का मतलब होता है आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बाद, वहां तक अगर चल गया तो जनरेटर में जो सर्किट ब्रेकर है वो बोले ना जी ना, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका आरपीएम का सारा सेंसर चिल्लाने लगेगा अगर वो इतना ज़्यादा भाग रहा है। और उसका उल्टा भी वही होगा कि अगर आप 53 तक उतार डाले, मतलब फ्रीक्वेंसी उतना भाग गया, टोटल ब्लैकआउट, फिर सारा ग्रिड बंद हो जाएगा। तो समझिए एकदम टाइट रखना होता है। ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि मास है, कई 100 टन का टोटल ऑब्जेक्ट घूमता रहता है जो हम लोग को संभाल के रखा रहता है। पहले तो ये बहुत फ्लक्चुएट होता था, मतलब 53, 50, 49, 48 ऐसे ऐसे बहुत फ्लक्चुएट होता था। अब तो एकदम बहुत शार्प कर लिया हम लोग, एकदम 49.98 बहुत प्रिसाइसली कर लेते हैं। और ये अगर आप दिन भर का ट्रैक करोगे, देखते हो फ्रीक्वेंसी ऐसे अप डाउन हो रहा है, उसको पूरा मेहनत किया जा रहा है कि एकदम भैया टाइट रहो। और ये हर देश में होता है, ये समझना बहुत, हर पाकिस्तान में भी यही होता है, इंडिया में भी यही होता है। और पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक बार हुआ था, न्यूज़ में आया था कि उनका ग्रिड ब्लैकआउट कर गया। ये फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं जाना चाहिए। और रिन्यूएबल्स इसको बहुत नाजुक बना देता है। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल्स में स्पिनिंग मास नहीं है। अब बोलेंगे विंड टर्बाइन, सर विंड टर्बाइन एसी कपल्ड नहीं है, यानी कि वो डायरेक्टली फिजिकली कपल्ड नहीं है। शुरू में लोग ट्राई किए थे गियर बॉक्स बार बार क्रैक कर जा रहा था, तो अब तो ये मतलब समझिए वो एक अलग फ्रीक्वेंसी बनाता है एसी का, वो इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर ग्रिड फ्रीक्वेंसी बनाता है, लेकिन उसमें इनर्शिया नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारा ग्रिड पूरी तरह से जिस चल रहा है वो है इनर्शिया पे, और इनर्शिया का हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट सिंपल नहीं है कि मतलब आपने सोलर लगा दिया, इनर्शिया का कुछ नहीं किए, आप लटक जाएंगे, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसका समाधान को, जिसे कहते हैं सिंक्रोनस मोटर। मैं समझ, कंडेंसर हम लोग एज ए यूज कर रहे हैं, है क्या? वो है मोटर। तो ये मोटर कहते हैं एसी मोटर है, आपका अल्टरनेटिव करंट पे चलता है, और ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। यानी कि जब भी आप इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे, इंडक्शन मोटर जो आरपीएम होना चाहिए उससे थोड़ा सा पीछे रहता है, थोड़ा सा, मतलब अगर उसको 1500 पे चलना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, उससे थोड़ा सा स्लिप एंगल रहेगा, वो डिपेंड करता है लोड कितना है, ये थोड़ा सा हमेशा वो लुच-पुच रहेगा, वो लॉक नहीं रहेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी जहां जा रहा है एग्जैक्टली वहीं पे रोटर नहीं होगा, वो उससे थोड़ा पीछे चलता रहेगा, मतलब उसको चेस कर रहा है, और उसको लॉक नहीं कर सकते आप,
वो नहीं तो इंडक्शन बंद हो जाएगा, इसीलिए उसको नॉन सिंक्रोनस कहते हैं या एसिंक्रोनस कहते हैं। तो हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सिंक्रोनस है, यानी कि लॉक्ड है, फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जा रहा है लिटरली आप चीज का फ्रीक्वेंसी यहाँ है, मैग्नेट का पोल यहाँ होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ है, मैग्नेट का पोल यहाँ है, एकदम वो एक साथ सिंक चलता है, सिंक्रोनस चलता है। आप जितने ईवी मोटर देखते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे सिंक्रोनस होते हैं, चाहे वो BLDC हो, चाहे परमानेंट मैग्नेट असिस्टेड सिंक्रोनस मोटर हो, आपका ये भी ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं रिलक्टेंस मोटर, वो भी सिंक्रोनस। सिर्फ इंडक्शन मोटर नॉन सिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनस जनरली रखते हैं, यानी कि आरपीएम आपका फ्रीक्वेंसी से पूरी तरह से लॉक रहता है, उसमें स्लिप नहीं होता है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसीलिए लोग इसके पीछे भागते हैं। अब रहा बात कि ये करते कैसे हैं, अगर इतना आसानी से ये हो जाता तो हर कोई इंडक्शन मोटर क्यों यूज़ करता है। बात है इसके रोटर में, यानी कि ये जो घूम रहा है अंदर में, आपको उसके अंदर बिजली डालना है, यानी कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट लगता है, मैग्नेट नहीं, मतलब लैमिनेट नहीं। लैमिनेट आपका लगता है इसमें रिलक्टेंस मोटर पे, स्क्विरल केज लगता है आपका इंडक्शन मोटर पे, इसमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट लग जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने लगा दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत होता है बट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। बात है उसको बिजली देना है, घूमते हुए चीज को बिजली देना है, तो उसको करने के लिए दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन जो बड़ा ऑप्शन है वो है आप स्लिप रिंग इस्तेमाल करेंगे। तो स्लिप रिंग से आप उसमें डीसी करंट डालते हैं जो आपका सारा काम करता है। अब रहा बात की उसमें फ्रिक्शन बढ़ता है, लेकिन काफ़ी जगह पे वही यूज़ किया जाता है। और अगर आपको वायरलेस करना है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे जगह पे आप काम कर रहे हैं जहाँ डस्ट वस्ट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्पार्क अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे आप इस तरह का करेंगे। ये होगा एक छोटा सा एक्साइटर, इसे कहते हैं। एक्साइटर AC फ्रीक्वेंसी को लेता है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है, फिर उसे डायोड ब्रिज में डालता है। ये आप जो देख रहे हैं डायोड ब्रिज है, ये AC को DC बनाता है, DC बना के आपका रोटर में डालता है, फिर रोटर एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करता है। तो वही, और ये बड़ा वाला वर्जन है, इसका छोटा वाला आपका इसमें भी आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आता है। इसलिए अगर कोई बोले कि अरे चाइना मैग्नेट बंद करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समाधान 100 साल से है। तो वही समझिए, स्लिप रिंग इस्तेमाल कीजिए या एक्साइटर करें। आपके पावर प्लांट में जनरली स्लिप रिंग होगा, ऐसा क्यों? स्लिप रिंग का कंट्रोल लूप टाइट होता है, यानी कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी घटी, स्लिप रिंग तुरंत संभाल लेगा, तुरंत, मतलब अरे भैया फ्रीक्वेंसी घटा है, करंट बढ़ाओ, इसमें करंट हटाओ, इससे पहले वो करता है। स्टीम को टाइम लगता है आने में, रिएक्ट करने में, सबसे पहले उसका जो रोटर करंट है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो स्लिप रिंग का जो रिस्पॉन्स कर्व है वो ज़्यादा फास्ट रहता है, इसीलिए स्लिप रिंग करते हैं। और अगर आप वायरलेस करते हैं, ये वायरलेस कर देते हैं, जैसे एक्साइटर बेसिस पे कहते हैं, वो बेटर होता है जहाँ पे आप वाइब्रेट करो, जैसे कि हाइड्रो डैम्स, वहाँ वाइब्रेशन बहुत होता रहता है, तो जनरली वहाँ लोग ये प्रेफर करते हैं कि भैया हिल डोल रहे हो तो घिसाई उसाई ना हो, ठीक है, वहाँ पे अब ये कर देते हैं। रिस्पॉन्स ये भी करेगा बट थोड़ा सा स्लो होता है, तो वही समझिए। और इसका फायदा क्या है, ये टपोलॉजी का, यानी सिंक्रोनस मोटर का टपोलॉजी क्या है, का फायदा क्या है अगर आप एक्साइटर लगा के करते हैं। ये बेस्ट ऑफ द एवरीथिंग है, यानी कि ये आपको ब्रशलेस दे रहा है, बल्ले बल्ले आपको ब्रश नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, अति बल्ले बल्ले। ये मैग्नेटलेस दे रहा है, आपको चाइना से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अति बल्ले बल्ले। ये सिंक्रोनस दे रहा है, यानी कि स्पीड और इफिशिएंसी बहुत हाई रहेगा। मतलब बेसिकली अगर आप मोटर में देखेंगे तो कौन मोटर है जो हर चीज़, जैसे कुछ कुछ मोटर है आपका लो आरपीएम पे थारा भाई संभाल लेगा, हाई आरपीएम पे थारा भाई नहीं संभाल। जैसे कि अगर आप BLDC लेते हैं या मैग्नेट वाले, लो आरपीएम पे बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा, इंडक्शन मोटर बोलता है कि थारा भाई हाई आरपीएम संभाल लेगा, और ये बोलता है भाई दोनों हम संभाल लेंगे, तुम लोग काय मत करो। तो रहा बात, हर कोई क्यों नहीं यूज करता। मैग्नेट सस्ता था, अब लोग को लग रहा है कि मैग्नेट महंगा हो रहा है, तो लो इसको बना दिए। मैंने कितना 5 साल पहले इसको कवर किए थे, उस टाइम एक कंपनी बनाई थी, अभी 3 कंपनी OEMs बना रही है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। जैसे टाटा अगर चाहता है वो लिटरली फोन उठाएगा, ए माई भाई दे दो, इसका माई नाम है एक जर्मन कंपनी का, दे दो, वो सीधे दे देंगे। और ये एक दूसरी ब्रांड है वो भी बना रही है, मतलब तो 3-4 कंपनी ऑलरेडी आपको दे रही है। और इसका पेनल्टी सिर्फ ये होता है कि बनाना मुश्किल होता है, यानी कि इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टेटर सेम है, रोटर फचांग वाला है, तो रोटर मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा आपका फचांग बढ़ता है, और आपका जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लगाना पड़ता है जो इसको एक्साइटर को एनर्जी फीड करे, कंट्रोल करे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, लेकिन वो कम है कंपेयर टू सबसे कॉम्प्लेक्स आता है आपका रिलक्टेंस मोटर, उससे तो ये आसानी है। और ये लो आरपीएम पे जो टॉर्क देता है वो मैग्नेट वाला है, हाई आरपीएम पे जो इफिशियंसी देता है वो इंडक्शन वाला है। तो दी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, वही समझिए, ब्रश भी नहीं है, मैग्नेट भी नहीं है, और सिंक्रोनस है, और ये परफेक्ट मोटर है। अब यही इसीलिए ये परफेक्ट जनरेटर भी है, मोटर और जनरेटर एक ही चीज होता है। तो वही बोल रहा हूं कि यही पावर प्लांट में आपको चलता है। आप कहीं पे भी टर्बो जनरेटर देखिएगा, आपको ये छोटे वाले में मिल सकता है, हाइड्रो डैम में मिल सकता है, क्योंकि कई जगह पे अगर वाइब्रेशन का रिस्क रहता है तो लोग बोलते हैं भैया इसको फिजिकली ब्रश मत लगाओ, क्योंकि वहां पे एम्प नहीं जाता है, किलो एम्प जाता है। 1000 एम्प से नीचे तो बात भी नहीं करते, तो हाँ भाई 10 किलो एम्प, 100 किलो एम्प, तो वहां पे आपका थोड़ा सा भी अगर वो स्पार्क किया, वो सीधे ये नहीं करेगा, स्पार्क नहीं करेगा, वो मेल्ट करके वेल्ड कर देगा। तो इसीलिए वहां पे लोग भैया भैया तुम वायरलेस चलो, हम लोड नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जनरली कोल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, वहां पे सब चीज कंट्रोल रहता है, तो वहां पे हाँ भाई स्लिप रिंग से करते, वहां टाइट रिस्पॉन्स करके पीछे भागते हैं।
तो वही समझिए। और रोटर करंट से आप इसका वोल्ट एम्प कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे मैजिकल बात है। मैंने नीचे ये वीडियो दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो हिसाब ये होगा, आप लोग पढ़े होंगे, इंडक्शन मोटर जब चलता है वो बहुत गंदा है, मतलब कि इसके मामले में, पावर फैक्टर के मामले में नोटी है, बहुत गंदा है, डर्टी है। लेकिन क्या होगा, आप उसे अगर चलाएंगे तो देखना चाहिए कैसा आपको दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब लोड में कैसा दिखेगा। दिखेगा कि भैया इंडक्टिव लोड आपने डाला है, टाटा मोटर है, इंडक्टिव है। हर मोटर के साथ वही दिक्कत होता है। ये इकलौता ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो अंदर जो रोटर करंट डाल रहे हैं वो रोटर करंट बढ़ाते जाइए, एक पॉइंट के बाद वो इंडक्टिव से रेजिस्टिव में आ जाएगा, यानी कि वो जस्ट एज अ रजिस्टर बिहेव कर रहा है। लेट दैट बी वेरी क्लियर, ये एक मोटर है जो घूम रहा है और एज अ रजिस्टर बिहेव कर रहा है। पावर फैक्टर है ही नहीं, है ही नहीं, लोड ही नहीं करना है, 1, पावर फैक्टर ऑफ 1। और उससे भी ऊपर आप जा सकते हैं, आप बढ़ाते जाइए रोटर करंट को। ये आप लिटरली इसको इंडक्टिव से उठाइएगा, मतलब स्टार्ट होगा इंडक्टिव के तौर पे, इंडक्टिव से करंट अभी भी डालते जाइए, वो रेजिस्टिव में चला जाएगा, यानी कि आपका पावर फैक्टर का लोड खत्म हो जाएगा। उससे भी ज्यादा करंट डालते जाइए, वो कैपेसिटिव बन जाएगा, यानी कि वो पावर फैक्टर बाहर का करेक्ट करने लग जाएगा। इसीलिए ये वन ऑफ दी बेस्ट टोपोलॉजी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वही समझिए। आपका ये है एक्साइटर है, एक्साइटर में आप बिजली डालते हो, स्पिन से आप इसका ये निकाल लेते हो, एनर्जी निकाल जाता है। उसके बाद वो जाता है जो स्पिनिंग शाफ्ट है, उसी में आपको डायोड ब्रिज लगाना होता है। वो डायोड ब्रिज आपका रोटर को फीड करता है और ये आपका काम करता है। बल्ले बल्ले, ये जनरली जनरेटर में काफी आराम से इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें सेल्फ स्टार्ट करना थोड़ा सा फचांग है। और अगर आप जनरली इस तरह का देखिए, उसमें स्क्विरल केज रहता है कि भैया एसी इंडक्शन से थोड़ा स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर देने के बाद आप रोटर करंट बढ़ाते बढ़ाते उसे लॉक कर दोगे, मतलब स्टार्ट होगा, इंडक्टिव लोड मारेगा, फिर धीरे धीरे आप उसे रजिस्टर पे ले जाकर रख दोगे। भैया पावर फैक्टर का टेंशन नहीं है, बम बम है, ट्रांसफार्मर शांत हो जाएगा, सब हल्का हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल नॉइज कम हो जाएगा, सब बल्ले बल्ले। तो इसीलिए सिंक्रोनस मोटर एसी वाला बहुत बेस्ट है, जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग को संभाल लेते हैं। ये फ्रंट लोडिंग टेक्नोलॉजी है। ये आपका पहले बैंड बजाएगा, बाद में बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा। बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है। जैसे आपका सबसे आसान बनाना पड़ता है आपका रिलक्टेंस, भैया शीट मेटल है, स्टैम्प करो, आगे बढ़ो। उससे थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है आपका इंडक्टर, उसको शीट मेटल है, स्टैम्प करो और उसके बाद वेल्डिंग करो, और फिर मैग्नेट वाले में वो करो, मैग्नेट ठूसो, महंगा पड़ जाता है। ये बोलता है पूरा जनरेटर बनाओ अंदर में। लेकिन हाँ, ये जब आप बनाते हैं, समस्या सॉल्व। आप इंडक्टिव लोड से लेके रेजिस्टिव लोड में ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर कैपेसिटिव कर सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इसे ओवर एक्साइट करते हैं तो वो कैपेसिटिव में चल जाती है, यानी कि ये कंडेंसर बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। आपका ये मोटर है। पुराने टाइम में जब कैपेसिटर का डेवलपमेंट उतना नहीं था, तो जैसे आपका कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में खूब सारी चीज चला ले, पावर फैक्टर बहुत गंदा है, पावर फैक्टर गंदा है, ट्रांसफार्मर बार बार उड़ेगा, तो ये मोटर फ्री का चला दिया जाता था, मतलब उसके लोड शाफ्ट पे कोई लोड नहीं डालते थे, और उसका करंट कंट्रोल करके बढ़ाते रहते थे, और वो एडजस्ट करता रहता था कि कितना आपका ये पावर फैक्टर है, क्योंकि कैपेसिटिव मोड में चला जाता था। ये पहले ऐसे ही होता था, अब जाके हम लोग कैपेसिटर बैंक से करते हैं, लेकिन पहले ऐसे ही होता था। तो वही सिंक्रोनस मोटर को ही अगर आप कैपेसिटिव रीजन में चलाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। प्लीज डिटेल वीडियो देख लीजिए, वो डेमो वाला है। तो अब बात करें इसका फायदा क्या है। इसका फायदा है ये मास देता है, वजन। नौटंकी नहीं, माइक्रो कंट्रोलर नहीं, ये नहीं, वो PID लूप नहीं, हर सही दीर्घई नहीं, एक मास देता है, वजन। और ये इसका समझ लीजिए, इसका एक पेनल्टी आता है, ये सोर्स फ्रीक्वेंसी नहीं दे सकता है, यानी कि आपने इसको सोलर फार्म में लगाया, वो तब भी एक्सपेक्ट करे कि बाहर से कोई कमजोर सिग्नल भी आ जाए जिसके लिए हम लॉक कर लें, लेकिन इसको सिग्नल चाहिए। ये खुद से सिग्नल नहीं बनाई, जनरेटर नहीं है, ये इसका कमजोरी है। लेकिन अगर जैसे आप कहीं सोलर फार्म बनाते हैं, तो जनरली वो कोई भी कोल पावर प्लांट का फ्रीक्वेंसी पे अपने सारे इन्वर्टर को लॉक करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिड टाई इन्वर्टर, वो लॉक कर रहा है। लेकिन अब वो बेचारा, उसका मास बनाया गया था, मान लीजिए वो 100 मेगावाट के लिए उसका इनर्शिया था, आपने 1 गीगावाट का सोलर डाल दिया, सर उतना इनर्शिया नहीं है इसमें, मतलब कि वो जनरेटर तुरंत तो बोल जाएगा, भाई सर हमारे पास उतना इनर्शिया नहीं है जितना आप लोड डाल रहे हो। तो ये उस समस्या को सॉल्व करता है कि सर आप वो सोर्स सिग्नल दो, ये समझिए एक एज ए एम्पलीफायर बिहेव करता है कि सर सिग्नल कमजोर था, हमने उसे मजबूत कर दिया, अब आप डालिए जितना लोड डालना है, हम संभाल लेंगे। तो इनर्शिया डालता है। अब इसका फायदा ये होता है कि जैसे ही आपका पावर खत्म होता है, थोड़ा सा जैसे आपने पावर लीच करना शुरू किया, ये डंप करने लगता है। और बाय द वे पावर फैक्टर ये करेक्ट करता रहता है, जो कि बहुत जरूरी है पावर प्लांट में, वो सारा करता रहता है। तो आपका ये समझ लीजिए कि जो भी फ्रीक्वेंसी में जो अप डाउन होता है, जो मैंने आपको बताया हमेशा वो अप डाउन करता रहता है, ये उसका बहुत सारा लोड हटा देता है। बेटे हटो, लोड मत लो। अब बोले वो लोड हटाना क्यों जरूरी है। आपका ग्रिड टाई इन्वर्टर बनाया जाता है फॉलोअर के तौर पे, कि वो फॉलो कर रहा है कोई सिग्नल को, अगर सिग्नल ड्रिफ्ट किया वो कट कर देगा, सेफ्टी के तौर पे बनाया जाता है वो, सेफ्टी के तौर पे। लेकिन दिक्कत वही है, रियल लाइफ में जब आप इतना बड़ा बड़ा डाल रहे हो, वो हमेशा फ्लक्चुएट करने लगता है। मतलब समझिए ये मेन बड़े लोगों का समस्या है। अब आप बड़े लोग बन गए,
सॉल्व करो। अब ऐसे आप बात-बात पे काटोगे, जो कि अभी बीच में हुआ था अमेरिका में कि उनका एक सोलर फार्म छींका, धड़धड़ा के ऑलमोस्ट 3-4 गीगावाट आउट ऑफ कनेक्शन चला गया। क्योंकि छींका ढंग से नहीं छींका, सिग्नल ट्रिप नहीं किया, एक जगह पे आइसोलेट नहीं कर पाए, धड़-धड़ करके बहुत बड़ा एरिया गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास होना चाहिए लोड इनर्शिया सँभालने वाला। अगर नहीं है, माइनर छींकना से भी दिक्कत हो जाएगा। और ये स्मूथिंग देता है, यानी कि जो आपका फ्रीक्वेंसी ऐसे-ऐसे अप डाउन हो रहा है, वो इसको बोलता है चिल। जितना भारी, जितना बड़ा, उतना बम बम। ये बोला चिल भैया, तो चिल, क्योंकि उसके पास कई टन वो घूम रहा है, वो संभाल लेगा थोड़ा देर के लिए। तो मिली सेकंड के टाइम स्केल में आप देखिएगा, जो ऐसे का फ्रीक्वेंसी हो रहा है वो ऐसे स्मूथ हो जाएगा। इसलिए ईजी ब्रो। और वो इतना स्मूथ हो जाता है कि इन्वर्टर बोलता है कि भाई हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। मतलब ये इनर्शिया दे देते, जो रफ, मतलब समझिए समुद्र में जो रफ है उसको संभाल दे रहा है, इन्वर्टर बोल रहा है भैया ये तो नॉर्मल चीज हम संभाल लेंगे। ये फायदा रहता है। अब इसमें आप फ्लाईव्हील ऐड करते हो, ठीक है, आपने ये लिया है, इसमें आप बड़ा सा फ्लाईव्हील ऐड कर देते हो, तो उसमें आता है जिसे हम लोग कहते हैं राइड थ्रू, यानी कि कोई माइनर ये इवेंट हुआ है, बहुत झटका वाला, कहीं बिजली गिरी, जो कि होते रहता है। यही बोल रहे हैं हम लोग, शुरू में इसके बारे में नहीं सोचते थे क्योंकि सोलर इतना छोटा था, अब सोलर बड़ा हो गया है। कुछ कुछ केसेस में वो इंडिया का 25% तक का लोड दे सकता है। तो समझ रहे हो, बड़ा हो गया था, अब उसको बड़े लोगों का समस्या झेलना पड़ रहा है। यानी कि राइड थ्रू होना चाहिए, झटका लगे तुरंत डिस्कनेक्ट मत करो। अगर डिस्कनेक्ट किए वो कैस्केड फेलियर बना देगा, तो वो झटका झेले कैसे? झेलने के लिए कुछ चाहिए ना, नहीं तो इन्वर्टर जल जाएंगे सारे। तो झेलने के लिए ये बोलता है ये हम संभाल लेंगे। इसका अगर राइट थ्रू चाहिए कि 1-2 सेकंड तक संभाल सके, तो उसमें बोला जाता है भैया फ्लाईव्हील डालो। तब ये होता है कि अगर आपका जो सबस्टेशन पर बिजली गिरा, तुरंत डिस्कनेक्ट नहीं करे, बोला संभाल लेंगे, हाँ संभाल लिया, संभाल लेता है। और इसका सबसे ऑड बात, जो सुनने में तो ऑड लगेगा कि अच्छा बात क्यों है, ये बहुत गंदा शॉर्ट सर्किट बढ़ा देता है। यानी कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, ये बहुत हाई करंट डंप करेगा। बेसिकली इसका जितना इनर्शिया है तुरंत डंप हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आता है उसमें। तो बोलेंगे ये अच्छी बात क्यों है? बात है हमारा जितना भी सब स्टेशन है वो बनाया गया था रोटेटिंग मास के हिसाब से। उसके सारे सर्किट ब्रेकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्ज करंट बहुत होगा अगर कुछ फॉल्ट हुआ। अगर उसको आप धीरे से बढ़ाएंगे वो नहीं ट्रिप कर पाएगा, इसीलिए कैस्केड फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि सब स्टेशन बना है रोटेटिंग मास के हिसाब से। आपको कुछ चाहिए जो उसके जैसा बिहेव करे, ये बोलता है हम वो समस्या सॉल्व कर देंगे आपका, कि आप में कुछ फॉल्ट हुआ, हम इतना जोर का झटका देंगे सारे सर्किट ब्रेकर, अच्छा फॉल्ट हुआ है, डिस्कनेक्ट करो, कैस्केड मत करो। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सुनने में और लगता है कि भैया बूस्ट क्यों कर रहे हो शॉर्ट सर्किट करंट को, और उससे फायदा है? हाँ, क्योंकि हमारा ग्रिड उसके हिसाब से बनाया गया था। फिर पावर फ्रैक्शन करेक्शन सर्विस, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर ये समझिए इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब कोई फचांग नहीं है। आदम जमाने की टेक्नोलॉजी, कितना आदम जमाने, 1920 से हम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर। मोटर तो उससे भी पहले से बन रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आदम जमाने की टेक्नोलॉजी है, और इसका और जगह भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि HVDC में, हाई वोल्टेज डीसी में। क्योंकि हाई वोल्टेज डीसी में आपने भेज तो दिया बिजली, बल्ले बल्ले, सिंक्रोनस सिग्नल नहीं गया। अब वहाँ पे मान लीजिए ग्रिड वीक है, ऑब्वियसली तभी तो आप वहाँ पावर भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया का जो सबसे बड़ा HVDC लिंक है, ईस्ट आगरा कॉरिडोर, वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह बिजली भेज दिया। अब सर वहाँ पे मान लीजिए अगर पावर प्लांट्स हैं, तो वो बोले भैया इनर्शिया हम ले देते हैं, नहीं है तब तो नहीं होने वाले में ये सिंक्रोनस कंडेंसर लगा दिए जाते हैं। वो बोलता है कि हम लोकल का जो वीक सिग्नल है उसे एम्पलीफाई कर देंगे, कि जो इतना आप नया पावर डाल रहे हैं इसके हिसाब से इनर्शिया आपके पास है। ये नहीं कि सर वो 100 टन का छोटा सा स्पिनर चला रहे हो, आप 10 मेगावाट डाल दे, 10 गीगावाट डाल दे रहे हो, बोले सर उतना उसमें एनर्जी ही नहीं है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। और रहा बात की, अब बोलेंगे ये तो स्पिन कर रहा है, क्या लॉसेस होंगे? हाँ लॉस होता है, 1% से 4% तक का लॉस होता है, या उस खराब बनाएंगे तो और लॉस होगा, लेकिन जनरली इसका सर्विस की इतनी वैल्यू रहती है कि लोग अफोर्ड करते हैं। अब रहा बात की आपको घटाना है तो क्या कर सकते हैं? वही सुपर कंडक्टर लगाइए। ये बोल रहे हैं इतना टाइम से चल रहा है कि लोग एक्चुअली सुपर कंडक्टिंग मोटर बना के यूज कर रहे हैं, और कुछ कुछ में तो बेरिंग को फ्लोट कर देते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी बढ़ाता है। सुपर कंडक्टर में उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप उसका मैग्नेटिक बेरिंग्स में शिफ्ट कर दीजिए या एयर बेरिंग में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये इसका काफ़ी प्रोज है। मतलब कोई फचांग वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपका लोकल सिग्नल को बूस्ट करता है, खुद से सिग्नल नहीं बनाता, ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये सोर्स नहीं है, ये सिग्नल बूस्ट करता है, बनाता नहीं है। और राइड थ्रू दे देता है, अगर आप फ्लाईव्हील ऐड कर देते हो कि एक झटका पड़ा तुरंत सबको धड़धड़ा के डिस्कनेक्ट नहीं करने देगा, ये बोलेगा थोड़ा देर के लिए हम संभाल लेंगे, और आपका इन्वर्टर नहीं चलेगा। पावर फैक्टर भी आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इसका रोटर करंट को आप कंट्रोल कर रहे हो, बहुत आराम से आपको रिस्पॉन्स कर्व मिल जाएगा। तो क्या इसमें कोई नुकसान है? हाँ, थोड़ा-सा तो नुकसान है। जैसे कि सबसे बड़ा ये बात है कि सोर्स नहीं है, यानी कि सोर्स अगर आप चाहते हो कि इस तरह का मैंने बनाया ये एज़ अ सोर्स बिहेव करे, आइलैंड मोड में, कि सर ये बीच आइलैंड में और इसी से चले, वो दिक्कत हो जाएगा। उसको करने के लिए आपको चाहिए होगा एक मोटर जो चले, वो इसको घुमाए, ये एज़ अ जनरेटर बिहेव करे, इससे निकालिए, तब करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। तो ये आपको थोड़ा, मतलब आपका जो ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसमें ध्यान देना होगा कि सोर्स कहीं ना कहीं तो आपको एक्चुअल सोर्स चाहिए। वो सिग्नल को बूस्ट कर देगा कि भाई थारा भाई संभाल लेगा, लेकिन थारा भाई को सिग्नल चाहिए संभालने के लिए।
तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ बूस्ट और रीइंफोर्समेंट करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। जनरेशन हमेशा आपको चाहिए। अब रहा बस फ्यू परसेंट एनर्जी वेस्ट करता है, वो तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ऑन है, वो घूम रहा है उसके अंदर, पावर तो लगेगा उसमें। अब हाँ, इसमें ये समझिए, क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट है, रेगुलर मेंटेनेंस खाता है। मतलब आपका सोलर फार्म में जैसे मेंटेनेंस होता है कि आपको उसको साफ करते रहना रहता है। इन्वर्टर में जनरली कुछ करना नहीं पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। जैसे पावर प्लांट के जो जनरेटर होता है उसे भी सर्विस के लिए डाउन करना पड़ता है, वैसे ही इसको भी करना पड़ता है, वो होता है। और जनरली बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि तकलीफ हो इतना बड़ा होता है ये सब चीज़, इसको इधर से उधर करना। आप देख रहे हैं, ओवर साइज लोड बहुत बड़ा बड़ा होता है। यूरोप में किसी को बुद्धि आ गया कि उनके पास एक ठो पुराना कोल पावर प्लांट था और बहुत विंड डाल रहे थे, विंड में इनर्शिया नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने पुराना कोल पावर प्लांट पे आधा से ज़्यादा सामान था, ये टरबाइन हटा के वहाँ पे फ्लाईव्हील डाल दिया, क्योंकि टरबाइन के लिए स्टीम चाहिए, स्टीम नहीं है, ठीक है, फ्लाईव्हील डाल दो। मोटर जो जनरेटर है वो एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर बिहेव करने लगा, और वो उनका पूरा ग्रिड को स्थिर कर दिया कि भाई थारा भाई संभाल लेगा। सिग्नल था, कहीं से भी छोटा सा प्लांट से सिग्नल लिए, ये बूस्ट करके संभाल दिया, और पूरा उनका विंड एनर्जी इंटीग्रेशन बम बम हो गया। ये हम लोग भी कर रहे हैं इंडिया में, प्लानिंग चल रही है कि बहुत सारे जो कोल पावर प्लांट है जो बंद करना पड़ेगा, चाहे वो पानी खत्म हो गया, चाहे कोयला बहुत महंगा हो गया, वो सब केसेस में भैया आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है, यूज करो, काहे लोड ले रहे हो? और वो सोलर को मजबूती दे देगा, पूरा ग्रिड को मजबूती देगा, क्योंकि सोलर और विंड आप जितना चीज ऐड करना चाहते हैं, किसी को तो सोर्स मतलब एम्पलीफायर बनना पड़ेगा, किसी को सोर्स बनना पड़ेगा। ये सब आपके पास ऑलरेडी है, रखा हुआ है, यूज कर लो। तो कॉन्स है, थोड़ा सा कॉन्स है। अब रहा बात कि भविष्य में क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग को थोड़ा सा सोर्स प्लांट चाहिए। तो सोर्स कहाँ से आएगा? रिन्यूएबल तरीके से। सबसे बेस्ट है बायोगैस से सोर्स प्लांट चलाइए, जैसे आपका चाहे जेट हो या कोल पावर प्लांट को कन्वर्ट किया जाए कुछ कुछ है, क्योंकि कोल पावर प्लांट जनरली एक ठो नहीं होता है। कोल पावर प्लांट आप देखते हैं उसके अंदर जनरली यूनिट्स होते हैं। जैसे अभी एक पावर प्लांट हम देख रहे थे, उसमें 3 यूनिट था। एक यूनिट 660 मेगावाट का टर्बो जनरेटर चला रहा था। तो उसमें आप ऐसा कर दो, 2 ठो को आपको थर्मल एनर्जी स्टोरेज कर दो और 1 ठो को बायोगैस पे चला दो, ताकि वो सोर्स सिग्नल बने। सोर्स सिग्नल बन गया, उसे आप बूस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोर्स सिग्नल चाहिए। अब रहा बात की वो तो चलिए आपने दिन में कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। रात में पंप हाइड्रो करो। पंप हाइड्रो डिस्चार्जिंग के टाइम में ग्रिड इनर्शिया देता है, इसीलिए हम बैटरी के बारे में बात नहीं करते। ग्रिड ये एनर्जी स्टोरेज ग्रिड स्केल पे इनर्शिया के बिना वो सब नहीं काम करेगा, जबरदस्ती का आप फोर्स कर रहे हो। पंप हाइड्रो थारा भाई संभाल लेगा, 100 साल से संभाल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ओ ऐसा नहीं हुआ, नहीं है, ऑप्शन सॉर्टेड है, बस आपको थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा। सोलर विंड आप डालिए जितना डालिए, क्योंकि ये तीनों चीज में, सोलर फार्म्स, विंड फार्म और एचवीडीसी इंटरकनेक्ट्स में सबको ये चाहिए। और ये बोल रहे हैं आपका है कि आप कितना सिंपल बनाना चाहते हैं। जैसे ये पुराना, हाँ सर हमारे पास कोल पावर प्लांट है, उसी में एक जो जो कर सकते हैं जुगाड़ कर दिए, या आप एकदम सर हम जी बनाना चाहते हैं, मतलब कि ये 20 गीगावाट का सोलर फार्म है, इसको एकदम अथाह चाहिए, तो वहां पे आप फ्लोटिंग रोटर इस्तेमाल कीजिए। यानी कि ये रोटर है वो मैग्नेटिकली फ्लोट कीजिए या एयर बेरिंग पे फ्लोट कीजिए, वो आप पे रहेगा। मतलब कैसे ऑप्शन है। और फ्लाईव्हील जितना बड़ा रहेगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जो माइनर फ्लक्चुएशंस होता है, जो कि कोल पावर प्लांट्स, आपका हाइड्रो डैम्स, ये सब बने उसको झटका को ठेल देने के लिए, लाइक वो ठेल देता है। सोलर कट जाता है, विंड बोलता है ना जी ना, हम उड़ जाएंगे, ये बोले ना चलो, तो ये बोले थारा भाई झटका संभालेगा, तो वो उसे हम लोग कहते हैं राइड थ्रू। तो राइड थ्रू कर सकता है। अब वही बोल रहा है सबसे बड़ा फायदा कि हमारे पास ओल्ड पावर प्लांट है थर्मल, कन्वर्ट करो ना भाई, उसको वेस्ट भी मत करो। वहां जितने लोगों का जॉब है, जॉब कम हो जाएगा, लेकिन कुछ तो रहेगा, पानी का खपत भी खत्म हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक कार के लिए भी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी, यही बोल रहे थे। ये है I2SM कंपनी है, ये इनका बनाया हुआ है, हर कंपनी बना रही है। तो कोई प्लीज ओवर एक्साइटेड मत हो जाए, वो चाइना मैग्नेट काट रहा है, इसलिए हम लोग मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वो सस्ता था। मैग्नेट अब महंगा होने लगा, तो लोग बोले भैया ला जाओ, आदम जमाने पे टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। और बोले पहले क्यों नहीं करते? पहले ये सब बनाया जाता था 50-60 हर्ट्ज के लिए, एसी मेन्स बहुत बड़ा होता था। अब बनाते हैं 400 हर्ट्ज के लिए, 800 हर्ट्ज के लिए, तब वो छोटा हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें जितनी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये सब बनाया जा चुका है, डिप्लॉय किया जा चुका है, टेस्टेड हो चुका है, सॉर्टेड है। मतलब कि अब अगर आपके सामने कोई रो रहा है कि अरे रिन्यूएबल से हमारा ग्रिड में इनर्शिया खत्म हो जाएगा, वो रोने के लिए रो रहा है, क्योंकि समाधान बन चुका है। और वही बोल रहे हैं आप जॉब्स भी बना सकते हैं। सर इंडिया में जॉब लगेगा, इंडिया में हम लोग को मोटर बनाना आता है, बना सकते हैं, बम बम बना सकते हैं, और एक्साइटेड भी कर सकते हैं। सर पहले इसको बना लो, फिर बाद में इंजीनियर्स को बुलाओ, देखो भैया ये बना हुआ है, अब इसमें तुम हमको फ्लोटिंग बेयरिंग दो। कैसे देते हो वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है वो आप कर सकते हो। बहुत अच्छा स्कोप है, और कोई ये डिपेंडेंसी नहीं है टेक्नोलॉजी में। कॉपर का सिस्टम है, डिपेंडेंसी नहीं है कि चाइना कभी छींक देगा, कभी अमेरिका का। इसीलिए मेरे को ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर से दूर रहना है। हमको वो आइडिया एकदम सही नहीं लगता, ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर, एक तो PID लूप करप्ट मारा, हम लोग लटक जाएंगे। तो ये
अच्छा रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, मतलब ये पुराना टेक्नोलॉजी जिसे अबैंडन करने पे आ गए थे, वापस ले आ रहे हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में, जिसमें फ्लाईव्हील जोड़ा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दो, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।